हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। नीट 2023 का एग्ज़ाम हो गया है। बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उससे पहले उनके अंदर एक कन्फ्यूजन का माहौल है। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर काउंसलिंग करनी कैसे है, काउंसलिंग में मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा और काउंसलिंग मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सारी डिटेल्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है। और संकल्प भारत का एक एफर्ट है बेटा कि कैसे भी करके आपको लास्ट तक सपोर्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कई बार काउंसलिंग सही से नहीं होने की वजह से ना उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब एक अलग से किसी को हायर नहीं कर सकते कि भाई आप मेरी मदद करो, हम आपको पैसे देंगे काउंसलिंग में, ऐसा नहीं कर पाते। तो बहुत ऐसे बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि एक क्लियर डिटेल हो, आपको पता हो कैसे करना है। तो इस तरह का एफर्ट हम चाहते हैं। पर होता क्या है बेटा, एक वीडियो बनाने से क्या होगा, वो आपकी नीड पूरी नहीं होगी। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि सपोर्ट थोड़ा पूरे टाइप का होना चाहिए, हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करें, ऐसा बिलीव करते हैं। तो हमने प्लान किया है कि नीट यूजी 2023 काउंसलिंग के लिए एक टेलीग्राम चैनल एक्टिव करते हैं जो अलग होगा, जिसमें सिर्फ काउंसलिंग की डिटेल जाएगी। वो सारी पीडीएफ काउंसलिंग से रिलेटेड हमने कलेक्ट कर ली है, वो आपको वहां देंगे। हम साथ के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जो भी बच्चे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे उन्हें पता रहेगा कि कैसे चीजें जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हम उसमें आपको वैसे भी सपोर्ट करेंगे कि आप कोई क्वेरी डालते हैं, कोई क्वेश्चन डालते हैं और आप आंसर चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि काउंसलिंग एक टेक्निकल प्रोसेस है। उसमें अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो आप डाउट रह जाएगा ये ऐसे करना है कि ऐसे करना है। तो इस चीज को भी हमने देखा है। दूसरा, हमने गूगल फॉर्म भी आपको दिया है जिसमें आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। हमें आइडिया लग जाएगा कि किस स्टेट के कितने बच्चे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ कॉलेज की प्रेडिक्शंस भी दे पाएंगे। क्लियर है? तो इसके एक छोटा सा एफर्ट है जो हो सकता है किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा हो, क्योंकि सिलेक्ट हो गए हो, जर्नी अभी आधी बाकी है बेटा, प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नीट का एग्जाम दिया, आपके पास एक रैंक आ गई है, पर नीट का एग्जाम एनटीए ने कराया, उसके काम फिनिश हो गया। अब जो आगे का काम है वो काउंसलिंग का, वो आपको करना है। मतलब आपके पास स्कोर है, अब आपको सीट लेनी है। तो वो लेनी कैसे है? एक गवर्नमेंट बॉडी है एमसीसी, आगे की काउंसलिंग वो कराएगी एमसीसी। एमसीसी क्या होती है? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है जो एमबीबीएस, बीडीएस, आपकी नर्सिंग की और साथ के साथ बीवीएससी की काउंसलिंग कराती है। अब पहला सवाल जो मैं आपके मन में आ सकता है कि सर बीएमएस की काउंसलिंग भी ये कराते हैं? नहीं, होता ये है कि जो एनटीए की रैंक होती है ना, वो एमसीसी की साइट पर और आयुष की साइट पर, दो अलग अलग वेबसाइट है, दोनों अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग काउंसलिंग होती है। बीएमएस की काउंसलिंग इस साइट पर होगी और एमसीसी की साइट पर आपकी एमबीबीएस की और बीडीएस और बाकी कोर्सेज की काउंसलिंग होगी। तो बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, इनकी काउंसलिंग आपकी आयुष की वेबसाइट पे होगी। तो हम बेसिकली इस सेशन में बात करेंगे एमबीबीएस की काउंसलिंग की, और बीएमएस के लिए हम एक अलग से सेशन भी लाएंगे और वो भी सारी अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग कराने के लिए होगा क्या, एग्जैक्टली क्या होगा। कुछ दिन के बाद इस एमसीसी की वेबसाइट पर mcc.nic.in पर एक लिंक आएगा, एक अपडेट आएगी जिसमें एक पीडीएफ होगी जिसमें काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल होगा। काउंसलिंग के हमारे पास 4 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, एक मॉपअप राउंड होता है और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। इन राउंड्स के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होने की संभावना, चांसेस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, जैसे ही वो पीडीएफ आएगी, वो पीडीएफ जैसे मान लो 10 तारीख को या आपको 1 जुलाई को आ गई, तो वो कहेंगे कि भाई 5 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। वो रजिस्ट्रेशन राउंड 1 का हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि उस पीडीएफ में क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, नीट 2022 में जो पीडीएफ आई थी उसकी एक कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले राउंड 1 की काउंसलिंग होगी और वो होगी ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस के लिए। ऑल इंडिया कोटा का कॉलेजेस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है इसको जरा समझें। हमारे पास क्या है बेटा, बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग स्टेट में हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी 100% सीट जो होती है, 100% सीट होती है, वो पूरे इंडिया में कोई भी बच्चा जाकर ले सकता है अपनी कैटेगरी के अनुसार से। मतलब 100 सीट में मान लो 60 सीट जनरल के लिए है या 50 सीट जनरल के लिए, वो उसके हिसाब से ले सकता है। तो उसे हम कहते हैं ऑल इंडिया
कोटा की सीट्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी 100 की 100% सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व है, कोई भी बच्चा जाकर उन सीट्स पे अप्लाई कर सकता है। बाकी बचती हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस जो एक स्टेट में है, स्टेट में तो सारे ही होते हैं, पर कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें 2 तरह की सीट्स होती हैं। 15% सीट वो होती हैं जो इंडिया में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। 85% सीट्स वो अपने स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब राउंड 1 की काउंसलिंग होगी तो आप किसके लिए अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करने वाले हो उन कॉलेजेस में जिसमें 100 की 100% सीट, ध्यान से सुनेंगे, 100 की 100% सीट ऑल इंडिया कोटे में है, और 15% सीटों के लिए अप्लाई करोगे कौन से कॉलेजेस के लिए, स्टेट के कॉलेजेस जिनकी 15% सीट अब ऑल इंडिया कोटे में आ गई है। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूं कि जैसे हमारे पास क्या होता है, ये आप देख लो कि मान लो ये कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स है, एएफएमसी है, बीएचयू है, जिपमर है, एएमयू है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, इनके जो सीट्स हैं सारी की सारी ऑल इंडिया कोटे की हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये जो कॉलेज है इसकी 85% सीट जो है वो स्टेट कोटे में है, और जो 15% सीट है, 15% सीट है वो सीट आ जाती है ऑल इंडिया कोटे में। तो जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग कर रहे होगे तो आप इनके लिए अप्लाई कर रहे होगे, मतलब ऑल इंडिया कोटे के लिए आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब क्या होता है बेटा, राउंड 1 में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो राउंड 1 की प्रॉपर डेट आ जाएगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देख लो, आप जो काउंसलिंग होगी कैसे कैसे होगी। 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए, 15% ईएसआईसी, ये कॉलेजेस होते हैं बेटा हमारे पास, एम्प्लॉय के कॉलेजेस होते हैं, स्टेट इंश्योरेंस कमिटी करके, उनके 9 कॉलेज हैं टोटल, उनकी लगभग 900 सीट है, उनकी 15% सीट के लिए होगा। और डीयू और आईपीओ की भी 15% सीट्स हैं, उनके लिए होगा। हमारे पास क्या होता है बेटा, डीयू और आईपीयू है, उनके कुछ कॉलेजेस ऐसे जैसे वर्धमान और आरएमएल, उनकी सारी सीट जो है ये चली जाती हैं किसमें, हमारे पास ये एमसीसी के थ्रू होती हैं। बाकी तो ये आईपीयू कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी ये 85% सीट जो हैं उनकी ये खुद से कराता है काउंसलिंग। ये वाली बात हम अलग से भी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम दिल्ली की काउंसलिंग डिस्कस करेंगे कि यार दिल्ली में कैसे चलने वाला है, उस पर करेंगे। पर अभी आप ये समझो कि राउंड 1 में आपको ऑल इंडिया कोटे के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो 15% सीट स्टेट के कॉलेजेस की है, और 100% सीट कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें ऑल इंडिया कोटा ही पूरा तरीके से लगा हुआ है। अब स्टार्ट कैसे होगी काउंसलिंग, आप सुन लो ध्यान से। सबसे पहले राउंड 1 की काउंसलिंग होगी। आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आपने अपनी डिटेल फिल करनी है और एक फीस सबमिट करनी है। फीस कितनी सबमिट करनी होती है बेटा, 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस होता है, और 10,000 फीस होती है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट। ये दोनों मिला के लगभग 11,000 के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन का ऐसे लग जाएगा। उसमें क्या होगा बेटा, आप ध्यान से समझें कि जो आपको पैसा लगेगा उसमें 100 ऐसे है जो 1000 ऐसे है जो नॉन रिफंडेबल, मतलब जो टोटल 11,000 रुपए लगेंगे उसमें से 1,000 रुपए 1000 रुपीज रिफंड नहीं होंगे, और जो बचे हुए 10,000 है वो रिफंडेबल है अगर आपको कॉलेज मिलता नहीं है, या कॉलेज मतलब आपने लिया ही नहीं है, आपने बिल्कुल ही मतलब उसको लिया ही नहीं, तो ये रिफंड हो जाता है आपको, है ना, ठीक है। तो ये रिफंडेबल अमाउंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ डीम यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, प्राइवेट टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, डीम्ड कहते हैं उन्हें। उन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 है और सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख है। अच्छा, जो बच्चा चाहता है कि दोनों के लिए करूं तो फिर वो हायर वैल्यू पे करते हैं, मतलब 5,000, तो दोनों के लिए कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चाहता है तो ये करना पड़ेगा, उसको 1000 पे करना पड़ेगा। सर ये 10,000 भी देना पड़ेगा, यस, ठीक है। अब आओ देखो राउंड 1 की काउंसलिंग कैसे चलेगी। राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आप करते हो चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब आप अपनी चॉइस के कॉलेजेस रैंक वाइज डालते हो, मुझे पहले ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे कितने भर सकते हो, मिनिमम 1, मैक्सिमम 200 तक भी जा सकते हो, कितने भी भर सकते हो, जितना नंबर उसमें पॉसिबल है, ठीक है, और भरना चाहिए ताकि ऑप्शंस में से आपको मिल सके। उसके बाद आप क्या करते हो, चॉइस को लॉक कर देते हो। जिस दिन चॉइस लॉक हो जाती है उसके कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है, और उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है या नहीं अलॉट होता। इस तरीके से राउंड 1 की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो प्रॉपर एक इसका चार्ट है जो हमने आपके लिए बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि काउंसलिंग के राउंड है, राउंड 1 की बात कर रहे हैं, आपने चॉइस फिलिंग करी तो मिनिमम आपको 1 करनी है, मैक्सिमम जितनी अवेलेबल हो। उसके बाद चॉइस जो होती है वो लॉक हो जाती है, चॉइस क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है, ठीक है।
क्लियर है? अगर आप नहीं लॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। अब राउंड 1 का रिजल्ट आता है, देखो क्या होगा। राउंड 1 में क्या हुआ, मान लो आपको सीट मिल गई, देखो आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन ले लिया, बात खत्म हो गई, आपने कहा ठीक है मुझे कॉलेज मिल गया, बस बढ़िया। आपने क्या किया, सीट ले ली, मतलब आपने क्या किया, सीट ले ली, रिजर्व कर ली, है ना, और मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए रिजर्व कर ली, और आपने ये कह दिया मैं अपग्रेड करूंगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि आपको सीट मिली है पर आपको पता है कि यार अगले राउंड में मुझे बेटर मिल जाएगा, तो आपने क्या किया, एग्जिट कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, ना आप सीट लेने गए, आपने क्या किया, एग्जिट कर लिया, सिंपल। तो इसका मतलब यह है कि अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली तो 3 ऑप्शन है, एडमिशन ले लो, खत्म हो गई बात। आपने क्या किया, सीट रिजर्व कर ली और अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया कि अगले राउंड में हो सकता है बेटर सीट मिल जाए। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो अब आप राउंड 2 की काउंसलिंग करोगे। तो राउंड 2 की काउंसलिंग में कौन कौन जाएगा, ये पर्सन भी जा सकता है जिसको सीट मिली उसने ली नहीं, वो पर्सन भी जा सकता है जिसको सीट नहीं मिली, और जिसने रखा हुआ है कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूं, ये लोग जाएंगे राउंड 2 में। अब राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बच्चा था जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, वो क्या कर सकता है, राउंड 1 में नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है? तो सेम प्रोसेस से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां पे कौन कौन बच्चे हैं जो गए नहीं थे सीट लेने और जिनको सीट मिली नहीं या जिसने अपग्रेड करने के लिए डाल रखा है। अब क्या करोगे, दोबारा से आप चॉइस फिल करोगे राउंड 2 में। ठीक है, राउंड 2 में क्या करोगे, दोबारा से आप चॉइस फिल करोगे। अब क्या होगा, अब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। राउंड 2 में हो सकता है आपको कॉलेज मिला, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, काउंसलिंग आपकी खत्म हो गई। आपने क्या किया, सीट मिली, आपने लिया नहीं एडमिशन, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन हो सकता है डिड नॉट गेट सीट, है ना, फर्स्ट राउंड सीट इज रिजर्व। तो आपने क्या किया था, एक ऐसा बच्चा था जिसने पहले राउंड में अपनी सीट रिजर्व कर ली थी, मान लो उसको एनएमएमसी मिल गया, कोई कॉलेज मिल गया, उसने कहा कि यार ठीक नहीं है मैं अगले राउंड में वेट करूंगा, उसको सीट ही नहीं मिली तो उसने सीट रिजर्व कर रखी थी अपनी। ठीक है, अब क्या होगा, उसको ये सीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ, उसको नई सीट मिल गई, तो वो क्या कर सकता, हो सकता है एडमिशन ला ले या ले ले, अगर लेगा तो ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अदर स्टूडेंट क्या है, अदर स्टूडेंट क्या है बेटा, अदर स्टूडेंट वो थे जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया था, अगर उनको सीट मिल गई तो एडमिशन ले लेंगे, काउंसलिंग खत्म हो गई। और अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया राउंड 2 में सीट अलॉट होने पे, तो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है। मतलब राउंड 2 के अलॉटमेंट में अगर आप सीट लेते नहीं हो तो सिक्योरिटी आपकी रिफंड नहीं होती है। इसका मतलब इन्होंने जो रिजर्व की थी, इनको राउंड 1 की सीट या 2 की सीट कोई ना कोई आपको यहां पर, मान लो सीट नहीं मिली तो भी आपको वो सीट आपके पास है, रिजर्व करी थी, अपग्रेड नहीं हुई, आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। अब अदर स्टूडेंट में क्या है, एक वो जिसको ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया मान लो, या जिसको नहीं मिली थी उसको सीट मिल गई, उसने एडमिशन ले लिया, नहीं लिया तो उसकी भी सिक्योरिटी गई। और ऐसा भी हो सकता है एक ऐसा बच्चा जिसको राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में सीट नहीं मिली, अब क्या करेगा, वो जाएगा मोप अप राउंड के लिए, तीसरा राउंड है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, राउंड 1 में जनरली ऑल इंडिया कोटे की सीट्स होती हैं, इसके पैरेलल में स्टेट काउंसलिंग अलग से स्टार्ट हो जाती है। स्टेट काउंसलिंग जो होती है वो कौन सी सीट्स के लिए होती है, उस 85% के लिए, और वो सारे स्टेट्स में अलग अलग होती है। दिल्ली में थोड़ा सा अलग रहता है, पर सारे स्टेट्स में वो अलग अलग तरीके से होती है, मतलब अलग अलग उनकी वो निकलेगी वेबसाइट्स पे स्टेट वाइज, तो वहां से उनको करना पड़ता है अपने स्टेट में। जैसे मान लो कोई यूपी का है तो उनको उनके स्टेट की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। अब ये मॉपअप में जाएगा। अब देखो मॉपअप क्या होता है, देखो मॉपअप में क्या होगा, आप राउंड 1 में भी रजिस्टर कर सकते हो फ्रेश, राउंड 2 में भी कर सकते हो और मॉपअप में भी कर सकते हो। जिन्होंने राउंड 1 में किया है उसको राउंड 2 और मॉपअप में जरूरत नहीं है, जिसने राउंड 2 में किया उसको मॉपअप में नहीं जरूरत है, तो मॉपअप में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, जिसने राउंड 1 में और राउंड 2 के बाद जिसको सीट मिल गई थी और ली नहीं थी, तो उसका तो वो फीस पूरा खराब हो गया, तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, और वो बच्चा कर सकता है जिसने राउंड 1 और 2 में नहीं किया था। नो रजिस्ट्रेशन किसके लिए, जिसको सीट ही नहीं मिली थी। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, फिर से हमारे पास नई चॉइस फिलिंग होगी। तो मॉपअप में क्या होगा, अब फिर से आपकी क्या होगी, नई चॉइस फिलिंग होती है। अब मॉपअप में क्या ऑप्शन आते हैं, पहला
भाई आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, राउंड 1 राउंड 2 में आपको सीट मिली थी, ली नहीं, आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, या आपको राउंड 1 और 2 में मिली ही नहीं, तो हो सकता है इस राउंड में आपको सीट मिल जाए, आप एडमिशन ले लो, खत्म। आपने एडमिशन ही नहीं लिया, पर मॉपअप में फिर आपका ये सिक्योरिटी आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और आपको स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जाने देंगे। आप जा सकते हो तो सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में अपना कर सकते हो। इसका मतलब यहां पर फिर आपकी काउंसलिंग फिनिश हो गई मॉपअप के बाद। स्ट्रे में वही जा सकते हैं जिनको 1, 2 और 3 में कहीं पर भी कोई सीट नहीं मिली। तो अगर जिनको सीट नहीं मिली, अब वो स्ट्रे वैकेंसी वाले में, स्ट्रे वैकेंसी क्या होता है, कुछ एक सीट्स अचानक से खाली होती हैं, वो चली जाती हैं स्ट्रे वैकेंसी में, वहां पर जा सकते हैं। अब स्ट्रे वैकेंसी के लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 1, 2 और मोपअप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया आप स्ट्रे में कर सकते हो। इसका मतलब आपने 1, 2 या मोपअप में कहीं रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए और साथ के साथ आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होना चाहिए। तो कौन कौन मोपअप में नहीं जा सकते? पहला, जिन्होंने वो ज्वाइंट अलॉटेड सीट इन राउंड 1 और राउंड 2, राउंड 1 या 2 में से जिन्होंने कॉलेज ले लिया वो नहीं जा सकते। ज्वाइंट सीट इन मोपअप राउंड, मतलब क्या हुआ, उन्होंने मोपअप में ले ली सीट, वो भी नहीं जा सकते। अलॉटेड सीट इन मोपअप एंड नॉट रिपोर्टेड, मतलब मोपअप में मिली थी, नहीं गए, छोड़ दिया कि मैं स्ट्रे में जाऊंगा, वो भी नहीं जा सकते स्ट्रे में। और नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1, 2 और मोपअप में, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया किसी भी इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोपअप में जनरली राउंड 1, 2 और स्ट्रे में 1, 2 और मोपअप तीनों में से जिन्होंने मतलब जिनको कॉलेज नहीं मिला वो आपका मतलब यहां जा सकते हैं स्ट्रे राउंड में। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये काउंसलिंग प्रॉपर चलती है, इसके अलावा स्टेट की कुछ काउंसलिंग चलती है। मान लो तमिलनाडु की अपनी एक काउंसलिंग चल रही है, तो उसमें स्टेट के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। क्लियर है? यहां पर मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है उनकी स्टेट काउंसलिंग सेपरेट नहीं होती, इसी में इंक्लूड करके स्टेट काउंसलिंग वो लोग करा देते हैं। ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो एक छोटे से सेशन के थ्रू हमने ट्राई किया है कि आपको काउंसलिंग के लिए गाइड करना, पर मैं फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो के साथ आपके मन में बहुत सारे सवाल रह जाएंगे, ठीक है? वो सवाल में सबसे पहला ये जो हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि काउंसलिंग एमसीसी पर होगी, हम आपको पूरी हेल्प करने वाले हैं। एक सीक्वेंस बता दिया आपको कैसे फॉलो करना है। ये सीक्वेंस, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और इसके साथ एक हमने पीडीएफ हाथ से लिखकर बनाई है कि कैसे आपने काउंसलिंग करनी है, वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि संकल्प भारत आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है और आपको अपने कॉलेज अलॉटमेंट में हेल्प होगी। दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट से जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो भी लाकर आपको वहां डाल देंगे, आप अपनी मर्जी से उसको देख सकते हैं। क्लियर है? और बेटा अपना एफर्ट्स इतना है कि आपको किस तरीके से सपोर्ट करना है। अब आप देख लीजिए कि आप में से, अब ये काउंसलिंग का प्रोसेस हमने बता दिया, पैरेलली आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका स्कोर कम है, मैं बार बार बोलूंगा, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। हमने न्यूट्रॉन 2.0 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, मतलब वो बैच लॉन्च किया हमने जिसमें की क्लासेस 30 जून से स्टार्ट होंगी। वो आप अगर चाहो तो ज्वाइन करके साथ के साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमने आपको मतलब हम 20 फैब तक सिलेबस फिनिश कराने का ट्राई कर रहे होंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे इवन काउंसलिंग से लौट कर भी उसे कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे कई बार होते हैं कि वो सितंबर में स्टार्ट करते हैं, पर मैं हमेशा बिलीव करता हूं, अगर आपको पता है कि आपका स्कोर उस रेंज में है जहां पर कॉलेज मिलना मुश्किल है, चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं, कॉलेज मिलना मुश्किल है, तो आप पढ़ाई भी स्टार्ट करो और साथ में काउंसलिंग करो। तो आपके जो 3 सवाल थे मैंने तीनों का आंसर दे दिया। आपको काउंसलिंग कैसे होगी बता दी, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा आपको धीरे धीरे जब करोगे काउंसलिंग तो पता चलेगा, और हम टेलीग्राम पे बताते जाएंगे। और तीसरा आपको कि क्या काउंसलिंग करनी चाहिए, आप अपना स्कोर देख लो किस रेंज में है। अगर आपको लगता है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको फिर क्या करनी चाहिए, अपनी मतलब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। पैरेलल काउंसलिंग करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक, आपके साथ हम बने रहेंगे और पूरी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक हमने दे दिया आपको। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं, बाय।